नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने चक्रवात का असर कम करने की तैयारियां तेज की। दोनों राज्यों में अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वर्चुअल वैशाख वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल 3,26,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 89.26% हुई। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 89 लाख कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई। कोविड संक्रमितों की दैनिक संख्या में कमी, लगभग 40 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 2 लाख से कम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से कोविड चुनौती, जलवायु परिवर्तन और अन्य विषयों पर बातचीत की। भारत के शिव थापा दुबई में खेली जा रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे और क्रिकेट में BCCI ने इस साल सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला रद्द की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर तक पारादीप और सागर द्वीपों के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की आशंका है। इसके असर से 130 से 140 किलोमीटर से लेकर 155 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात आज सुबह 5:30 बजे धामरा के 40 किलोमीटर पूर्व, दीघा के 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और बालेश्वर के 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर केंद्रित था। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया, आज सुबह चक्रवात यस नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। इसका साथ जो विंड स्पीड है वो 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और गस्टिनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अभी लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में उत्तर पश्चिम दिशा पे गति कर रहा है। आज मध्याह्न तक ओडिशा की तट को धामरा की नॉर्थ में और बालेश्वर की साउथ में पार करेगा और तब इसका जो विंड स्पीड होगा वही लगभग 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। इसके प्रभाव में भी यही हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जारी है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी रेनफॉल शुरू हो गया है। तो आज नॉर्थ ओडिशा स्पेशली गेंदटी वेस्ट बंगाल और झारखंड में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज आफ्टरनून तक समुद्र से लहर आ सकता है, लगभग 2 से 4 मीटर ऊंचाई, जो कि बालासोर और भद्रक जिला का जो लो लाइंग एरिया है इसमें इनंडेशन कर सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने को कहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि चक्रवात यास के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल में और 2 लाख लोगों को ओडिशा से निकाला गया है। श्री प्रधान ने बताया कि लोगों को निकालने में राज्य प्रशासन की मदद करने में ओडिशा में 52 और पश्चिम बंगाल में 45 NDRF की टीमें जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जानमाल का कम से कम नुकसान हो और कोई हताहत न हो।
पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात यास का सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। कोलकाता में भारी बारिश होने के साथ साथ 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण 24 परगना और राज्य के पश्चिमी जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम बर्धमान में चक्रवात के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण 24 परगना में आज सुबह से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। सागर और गोसाबा क्षेत्रों में नदियों और बांधों में पहले से ही उफान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वर्चुअल वैश्विक समारोह को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट। इस वर्चुअल कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी होगी। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु इस समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस समारोह में शामिल होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण बुद्ध पूर्णिमा समारोह इस वर्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र दिवस माना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों इसी दिन हुए थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें दुख से मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। उन्होंने कामना की कि एकजुटता और सामूहिक संकल्प के साथ भारत कोविड महामारी से उबर सकता है और लोगों की भलाई के लिए लगातार आगे बढ़ सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भगवान बुद्ध का शांति, भाईचारा और करुणा का शाश्वत संदेश दुनिया भर में मानवता को नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में टीके की बर्बादी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। एक रिपोर्ट। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले महीने के अंत तक टीके के उपलब्ध स्टॉक और होने वाली आपूर्ति के जरिए टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की योजना बनाने की सलाह दी है। टीका निर्माताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए 2 से 3 सदस्यीय टीम गठित करने की भी सलाह दी गई है ताकि टीकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण के लिए जिलों और टीकाकरण केंद्रों के हिसाब से योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में टीके को लेकर लोगों की झिझक को दूर करने के लिए एक प्रभावी संचार रणनीति तैयार करने को कहा है। राज्यों को सूचित किया गया है कि कोविड वैक्सीन स्पुतनिक को अब कोविन पोर्टल में जोड़ दिया गया है। कोविन में विभिन्न आयु समूहों के लिए अलग अलग टीकाकरण सत्रों की व्यवस्था को भी लचीला बनाया गया है। निजी अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे ऑफलाइन टीकाकरण पंजीकरण की अनुमति न दें। टीकाकरण की सूची के प्रकाशन के संबंध में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे दिन में एक समय अवधि तय करें। इससे लोगों को टीके की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही बुकिंग भी सरल और आसान तरीकों से की जा सकेगी। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। अस्पतालों में उपचार के लिए आ रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। कल 12वें दिन संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या नए संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले एक दिन में 3,26,000 कोविड रोगी संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 1,96,427 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.26% हो गई है। लगभग 40 दिन बाद दैनिक मामले 2 लाख से कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 25 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। वे या तो अस्पतालों में उपचार ले रहे हैं या अपने घरों में पृथकवास में हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी
कोविड संक्रमण से उबर चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में संक्रमण सबसे अधिक है। नए संक्रमित लोगों का लगभग 75% इन 10 राज्यों से है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल इस महामारी से 3,511 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 3,60,231 लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी कोविड वैक्सीन की 1,77,00,000 खुराक उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। अब तक उन्हें 21,89,00,000 से अधिक डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 7 लाख डोज 3 दिन के अंदर पहुंचा दी जाएंगी। बिहार में म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या बढ़कर 297 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 7 मरीजों की मौत हुई है। केंद्र ने एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की 120 शीशियां राज्य को उपलब्ध कराई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्री पांडेय ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकरमाइकोसिस को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। श्री टोपे ने बताया कि राज्य में इस बीमारी से संबंधित 2,245 मामले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित किया गया है। इसीलिए इस संक्रमण से पीड़ित हर मरीज का रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा और इसके लिए राज्य भर के 131 सरकारी अस्पतालों को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि निजी अस्पतालों में कोरोना रोगियों के इलाज के लिए निर्धारित दर म्यूकोरमाइकोसिस रोगियों पर लागू हो और उसी के अनुसार इलाज किया जाए। वर्तमान में महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2,245 मरीज हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र ने पिछले 4 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की 43,000 से अधिक शीशियां आवंटित की हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि सरकार सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फंगस रोधी औषधि के उत्पादन में तेजी ला रही है। उन्होंने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 शीशियों की आपूर्ति की गई। इससे पहले केंद्रीय रसायन मंत्री ने पिछले 1 महीने में कोविड से निपटने के लिए रेमडेसिविर की करीब 1 करोड़ शीशियों का त्वरित समय पर आवंटन सुनिश्चित किया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी को बताया कि म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानी जाने वाली बीमारी वास्तव में म्यूकोरमाइसिटिस से होती है। उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए मधुमेह के रोगियों को मधुमेह नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। नाम ऐसे पड़ गया ब्लैक फंगस, इसलिए सब लोग इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि जिन लोगों को कोविड है उन लोगों को कोविड के पैंडेमिक में अपना शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये फंगस की इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लीजिए, हाई डोज पे ना लीजिए और जितने दिनों के लिए एडवाइस किया गया है, हो सकता है 5 या 10 दिन, उससे ज्यादा ना लें, क्योंकि उससे भी ये फंगस के इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि म्यूकरमाइकोसिस कोविड की तरह संक्रामक रोग नहीं है। ये संचारी या कंटेजियस नहीं है। कोरोना की तरह जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये वायरस फैल जाता है, ये फंगस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। इसलिए अगर आप किसी म्यूकर वाले मरीज के साथ भी बैठे हैं तो आपको कोई डर नहीं है कि उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। रेलवे देश भर में विभिन्न राज्यों को लगातार तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचा रहा है।
रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों को 17,000 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे पश्चिम में हापा, बड़ौदा, मुंद्रा और पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर और अंगुल जैसे स्थानों से ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों में पहुंचा रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार 263 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अब तक अपनी यात्रा पूरी कर ली है और विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। चक्रवात यास के आने से पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों को पहुंचाया है। रेलवे ने अब तक 14 राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरा टैंकर उपलब्ध कराया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का शोपियां जिला प्रशासन कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद लोगों तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रशासन कश्मीर के शोपियां जिले के 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में 100% सफल रहा। शोपियां ये लक्ष्य हासिल करने वाला जम्मू के बाद देश का दूसरा जिला बन गया है। जिला प्रशासन शोपियां ने अथक रूप से काम करके अपने नागरिकों को कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए अवकाश समितियों का सहयोग लिया। प्रत्येक घर में 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या का पता लगाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को घर घर सर्वेक्षण के लिए भेजा गया ताकि 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। आकाशवाणी समाचार श्रीनगर से बात करते हुए उपायुक्त शोपियां सचिन कुमार ने कहा, हमारी जो टीमें थी उन्होंने वेरीफाई भी किया है। 45 से 60 के बीच में तो लगभग 60,000 का टारगेट था, तो हम उससे ज्यादा ये अचीव कर लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो डेटा था वो इस हिसाब से था कि उन्होंने 23% ऑफ पॉपुलेशन लिया था, लेकिन हमने हाउस टू हाउस सर्वे कराया तो उसके अलावा जो और बच्चे रहे थे वो भी हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। नागालैंड में कल 276 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 18 लोग इस महामारी के शिकार हुए। कुल 303 लोगों की जान कोविड संक्रमण से गई है। इस बीच 116 व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4,806 लोगों का उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक 2,65,952 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वाराणसी में प्रशासन ने लोगों को गंगा नदी में कचरा फेंकने से रोकने के लिए ड्रोन विमानों से निगरानी रखने की व्यवस्था शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी दौरे में इसकी शुरुआत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पतित पावनी गंगा की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी प्रशासन ने 4 ड्रोन यानी मानव रहित टोही विमान लगाए हैं। इस सुविधा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाया जा सके और कोई भी इसमें कचरा न डाल सके। ये ड्रोन उपकरण काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर लगाई गई बड़ी टीवी स्क्रीन से जुड़े रहेंगे और यहाँ पर लगातार लाइव तस्वीरें भेजते रहेंगे। यहाँ एक टीम भी मौजूद होगी जो भेजी जा रही नदी किनारों की तस्वीरों पर लगातार निगाह बनाए रखेगी और जब भी कोई गंगा नदी में शव या दूसरी गंदगी डालने की कोशिश करेगा तो उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाएंगी और नगर निगम के साथ ही पुलिस की टीमों को भी अलर्ट कर दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में विज्ञान और सामान्य वर्ग की 12वीं कक्षा की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने बताया कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्तमान व्यवस्था के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान वर्ग की भाग 1 की परीक्षा बहुविकल्प प्रश्नों के आधार पर होगी, जबकि भाग 2 की परीक्षा लिखित होगी। कोविड महामारी को देखते हुए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थी अपने घरों के पास केंद्रों में परीक्षा दे सकें। इससे पहले राज्य सरकार ने गुजरात में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए कक्षा 10 की राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तीर्ण करने का फैसला किया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की संभावना। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने चक्रवात का असर कम करने की तैयारियां तेज की। दोनों राज्यों में अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वर्चुअल वैशाख वैश्विक आयोजन को संबोधित करेंगे। कल 3,26,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 89.26% हुई।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 89 लाख कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई। कोविड संक्रमितों की दैनिक संख्या में कमी, लगभग 40 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 2 लाख से कम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस से कोविड चुनौती, जलवायु परिवर्तन और अन्य विषयों पर बातचीत की। और खेलों में भारत के शिव थापा दुबई में खेली जा रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। क्रिकेट में बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला रद्द की। भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन्ना और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। श्री जायसवाल इस समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। सीबीआई निदेशक का पद ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से रिक्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस से मुलाकात की और कोविड चुनौतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। टीकाकरण से संबंधित वैश्विक मुद्दों के तत्काल और प्रभावी समाधान पर भी विचार हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अधिक उत्पादन और समुचित वितरण के लिए वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला में तेजी लाना जरूरी है। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई पर भी विचार किया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की रचनात्मक भूमिका की चर्चा की और अगस्त महीने में भारत की अध्यक्षता से संबंधित प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये स्थल हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक शहर वाराणसी का प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट, हाय बिनकल का महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, नर्मदा घाटी जबलपुर में भेड़ा घाट, लामिता घाट और कांचीपुरम के मंदिर। संस्कृति मंत्रालय ने कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। प्राचीन शहर वाराणसी में स्थित आइकॉनिक रिवर फ्रंट कई वर्षों से यूनेस्को टैग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। घाट नदी के किनारे कई सीढ़ियां हुई स्थलों की एक प्रतीकात्मक श्रृंखला बनाती है। 6.5 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट वाराणसी के पूर्वी किनारे पर है और इसका एक अनूठा इतिहास है और ये भव्य इमारतों और पवित्र स्थलों की एक शानदार वास्तुशिल्प पंक्ति की एक विशिष्ट दृष्टि प्रस्तुत करता है। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं। 5 सबसे पवित्र 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट हैं। वाराणसी शहर अपने प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट में प्राचीन काल से पवित्र और आध्यात्मिक मूल्य रखता है। यूनेस्को की संचालनात्मक दिशा निर्देश 2019 के अनुसार अंतिम नामांकन डोजियर के लिए विचार किए जाने से पहले किसी स्मारक स्थल को अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य है। भारत में अभी तक टेंटेटिव सूची में 48 साइटें हैं। नियम अनुसार कोई भी देश 1 वर्ष अस्थायी सूची में होने के बाद नामांकन डोजियर में अपना नाम जमा करा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए दीक्षा सक्सेना। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के शिव थापा सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और लगातार 5वीं बार पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने कल दुबई में पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कुवैत के नादेर उद्हा को 5-0 से हराया। सेमीफाइनल में थापा का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त ताजिकिस्तान के बाखुद्दुर उस्मानोव से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला को रद्द करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने बताया कि 2020 विश्व कप से पहले व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए श्रृंखला रद्द करने का फैसला लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका चक्रवाती तूफान यास के कारण कई राज्यों में अलर्ट के बाद व्यापक एहतियाती प्रबंधों की चर्चा लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है।
हरिभूमि ने पुरी तट पर सुरक्षित स्थानों में अपनी नावें बांधते हुए मछुआरों के चित्र के साथ लिखा है, आज बालासोर में दस्तक देगा तूफान, 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। तूफान के कारण कोलकाता हवाई अड्डा आज सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 बजे तक बंद रहेगा, लिखा है लोकसत्य ने। अखबारों ने लिखा है, तटवर्ती इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक लगाई। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20 करोड़ टीके लगाए जाने की खबर राष्ट्रीय सहारा ने सबसे ऊपर बॉक्स में दी है। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, कहानियां सुनाने पर अस्पताल में भर्ती बच्चों की सेहत में जल्दी सुधार होता है तथा दर्द और बेचैनी में कमी देखी गई। नवभारत टाइम्स ने विचार शीर्षक से किसान आंदोलन के संबंध में लिखा है, इस माहौल में सभी संबंधित पक्षों को हालात की गंभीरता समझते हुए जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और ऐसा कुछ न किया जाए जिससे देश के सामने संकट और गहरा जाए। दैनिक जागरण का शीर्षक है, शानदार मानसून, सरकारी प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत ने चालू फसल वर्ष में दिखाया रंग, कोरोना काल में रिकॉर्ड पैदावार। अखबार लिखता है, नकदी फसलों का बम्पर उत्पादन, तिलहनी फसलों की पैदावार को लेकर सरकारी उत्साहित। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं रहस्यमय रेडियो संकेत। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को नया सीबीआई प्रमुख नियुक्त करने का समाचार अधिकांश अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं के लिए अधिकतर राज्यों ने अल्पावधि परीक्षा के पक्ष में सुझाव भेजे हैं। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, केंद्र को भेजा जवाब, परीक्षा का समय कम किया जाए और विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल हो। महाराष्ट्र ने कहा, बिना परीक्षा करवाए मूल्यांकन पर विचार के पक्ष में राज्य। हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार और कर्नाटक ने भी दूसरे विकल्प की वकालत की है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अखबारों ने शुभकामनाएं देते हुए विशेष आलेख दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान यास के आज दोपहर तक उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से गुजरने की आशंका। ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने चक्रवात का असर कम करने की तैयारियां तेज की। दोनों राज्यों में अब तक 10 लाख से भी अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वर्चुअल वैशाख वैश्विक आयोजन को संबोधित करेंगे। कल 3,26,000 से अधिक रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण मुक्त होने की दर 89.26% हुई। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 89 लाख कोविड वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई। कोविड संक्रमितों की दैनिक संख्या में कमी, लगभग 40 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 2 लाख से कम। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से कोविड चुनौती, जलवायु परिवर्तन और अन्य विषयों पर बातचीत की। भारत के शिव थापा दुबई में खेली जा रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे और बीसीसीआई ने इस साल सितंबर में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाली 2020 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला रद्द की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।